हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हमने देखा था जो रेट कांस्टेंट के हम कैसे लिखते हैं। तो आज हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो सबसे पहले देखिए, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर था उसके लिए भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, R will give you प्रोडक्ट इस तरीके से। सो अगर ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देन जो हम रेट लॉ यहाँ पे लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखेंगे इसके लिए वो क्या लिखेंगे, दैट इज रेट इज इक्वल टू के आर। ठीक है, आर का कंसेंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ठीक है, और पावर में जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से जो रेट कांस्टेंट आ जाएगा यानी कि के आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो आर है इसमें अगर ए लिख देते हैं, मतलब ए अगर रिएक्टेंट मान के चलते हैं तब भी हमारे पास ऐसे ही होगा। तो मतलब आर नॉट माइनस आर बाय टी, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन को माइनस करिए एंड डिवाइडेड बाय टी, ये लिखते थे रेट कांस्टेंट अगर तो हमारे पास क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। दूसरा आता है कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दूसरा केस आता है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तब हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, अब यहाँ पे आर की पावर में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर होता तो तब तो आर की पावर में आप जीरो लिखते, यहाँ पर नहीं आएगा। एंड जो के होगा मीन्स जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2.303 बाई टी log ऑफ आर नॉट बाई आर। ये होगा आपका रेट कांस्टेंट के लिए, जो रेट कांस्टेंट के होता है उसके लिए ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 2R विल गिव यू प्रोडक्ट्स इस तरीके से। सो इसके लिए अगर आपको रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखना है, सो दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आर है जो रिएक्टेंट है उसका कंसेंट्रेशन, और यहाँ पर पावर में क्या आएगा, 2, दिस 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, के इज इक्वल टू 1 बाई टी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर नॉट, माइनस 1 अपॉन किसकी कंसेंट्रेशन, आर नॉट की। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 1 बाई टी ब्रैकेट के अंदर 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आ जाता है रेट कांस्टेंट के फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट हमारा आता है, एक होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, जिसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू 1 है, बट मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक से ज़्यादा है, उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। जिसमें जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो तो 1 है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है मोर देन 1 है। जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे एसिडिक मीडियम है इसीलिए H पॉजिटिव लिखा है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये एस्टर है हैविंग द जनरल फॉर्मूला RCOOR'। ठीक है, ये एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और मीडियम यहाँ पे कैसा है, एसिडिक मीडियम।
ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है एग्जाम्पल किसका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसके अलावा आप देखते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जो हमारा केन शुगर है जो कि क्या है, सुक्रोज है ना, C12H22O11, इसका इन्वर्जन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है दैट इज द कोलिजन थ्योरी। फॉर इफेक्टिव कोलिजन फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एट ए टाइम। अगर इफेक्टिव कोलिजन होना है तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि जरूरी हैं। क्या क्या है, सबसे पहला है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एटलीस्ट जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो आपकी कम से कम एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उनके पास होनी चाहिए जो आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं। एंड देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं हमारी, जैसे सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ कि कोई भी चीज कम से कम, मिनिमम जब हम बात कर रहे हैं, सो द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर। थ्रेशोल्ड मीन्स कि कोई भी चीज कम से कम कितनी है, मिनिमम कितना है, राइट। तो मिनिमम एनर्जी जो कि आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो पाए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, एक तो हो गई आपकी यहाँ पे जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, वो तो हमारा थ्रेशोल्ड हो गया। अब मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए ताकि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ग्राफ बताए गए हैं। सो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है, ये आपको बताया गया है एनर्जी वर्सेस अ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पीई है ये क्या बता रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है। और जो यहाँ पर ईए है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए अलग अलग तरीके से ग्राफ होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक्सोथर्मिक के लिए बात कर रहे थे तो डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आएगा। अगर हम एंडोथर्मिक के लिए बात कर रहे हैं तो जो डेल्टा एच आएगा वो पॉजिटिव यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बताया गया है दोनों में। अब यहाँ पे लिखा है EA और ब्रैकेट के अंदर लिखा है F और लिखा है EA और ब्रैकेट के अंदर लिखा है B। इसका मतलब क्या हुआ, अगर EA और ब्रैकेट के अंदर F लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर B लिखा है, स्मॉल b, सो दैट मीन्स वी आर सेइंग फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए बैकवर्ड रिएक्शन। जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। यानी कि फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी विल आल्सो बी डिफरेंट। सो रिएक्शंस विद लेस एक्टिवेशन एनर्जी टेक्स प्लेस एट ए फास्टर रेट। नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिएक्शन जो है वो फास्टर रेट के ऊपर होगा। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम, ऐसे रिएक्शन जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी जो EA है वो कम है, ऐसे रिएक्शंस आपके फास्टर रेट के ऊपर होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कैटलिस्ट होता है हमारा, दैट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी डिक्रीज करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा। सो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी था वो भी हमारा डिक्रीज करेगा और जो एक्टिवेशन एनर्जी था वो भी डिक्रीज करेगा। और जब ये दोनों चीज़ें डिक्रीज करती हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है।
लेकिन एक होता है हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि होता है इनहिबिटर, ठीक है, जो चीजों को इनहिबिट कर रहा है, कम कर रहा है ना, तो मतलब ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को भी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पे आपको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। हमारी जो कोलिजन थ्योरी है ना, उसके कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे एक तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि रिएक्शंस अकर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी रिएक्शन होता है वो हमारा होता है किसकी वजह से, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन होंगे, ठीक है, तो उसी की वजह से हमारा कोई भी रिएक्शन होता है, ये इसका मानना है फर्स्ट तो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है कोलिजन थ्योरी में, वो क्या आता है, दैट इज all collisions are not effective। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोलिजन्स ही आपके इफेक्टिव हैं, ठीक है। ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बोला गया है, जैसे यहाँ पे बताया इनसफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और बोला है नो रिएक्शन। तो क्या होता है कि इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, ये ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, और साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन होने का जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। सो यानी कि इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, दे आर द दोज कोलिजन्स इन विच द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी आपका रिएक्शन होगा। तो अगर इनसफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, राइट। अगर ऑप्टिमल एनर्जीज में है और ओरिएंटेशन भी ठीक ठाक है तो रिएक्शन आपका होगा, राइट। अगर इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है तब भी आपका रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये आपके पॉइंट्स थे कोलिजन थ्योरी में। अब एक इक्वेशन हमारी आती है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लेंगे, कोलिजन थ्योरी में ही, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा P होगा वो क्या होगा, व्हाट इज अवर P हियर, P जो होगा हमारा वो होगा प्रोबेबिलिटी और स्टीरिक फैक्टर, P होगा प्रोबेबिलिटी और स्टीरिक फैक्टर, और जो हमारा जेड ए बी यहाँ पर होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो आपका जेड ए बी यहाँ पे हो गया वो क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ए और बी क्या है, तो मान लीजिए आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो है आपके ए और बी, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा आपका जेड ए बी होगा, ठीक है। ये आप समझते हैं आपका क्या है यहाँ पे, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और टी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रिएक्शन रेट्स आर, ठीक है, मतलब कि ऐसे पूछ लेंगे कि जो रिएक्शन रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो याद रखिएगा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन रेट्स हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो रेट है वो किसके अकॉर्डिंग आ गया, पी जेड ए पी, है ना। जेड यहाँ पे क्या है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी है। तो रेट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कोलिजन फ्रिक्वेंसी के ऊपर। और कोलिजन फ्रिक्वेंसी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। और साथ ही साथ इसका क्या मानना है कि नॉट ऑल कोलिजन्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया सारे कोलिजन ऐसा नहीं है कि ऑल द कोलिजन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ओनली दोज कोलिजन्स वेयर मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एक्टिवेशन एनर्जी, सिर्फ ऐसे कोलिजन्स जहां पर मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, इनफ एक्टिवेशन एनर्जी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ओनली दे विल लीड टू ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसमें पॉइंट आता है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट में अगर हम देखें तो अगर तो आपका सॉलिड स्टेट में है रिएक्टेंट, तो उस केस में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे ज्यादा। सो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा कि अगर गैसियस फेज में आपका रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, देन लिक्विड वाले का नंबर आएगा, देन नंबर आएगा सॉलिड वाले का। तो क्या होता है कि जो इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डिक्रीज करती हैं, विच प्रोवाइड मोर फ्रीडम फॉर द कोलिजन्स। क्या होता है, देखिए हमें पता है कि सॉलिड्स के केस में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होती है, एट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वो सबसे ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। तो क्या होगा कि हमारा गैसेस के केस में हमें पता है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल दूर दूर होते हैं, कोई भी टाइट जो है वो टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट नहीं होती है। तो इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रीडम मिलता है कोलिजन्स के लिए। और अगर कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी मोर होगा। सो यही रीजन है। सो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर आता है दैट इज द फिजिकल साइज ऑफ द पार्टिकल्स। फिजिकल साइज ऑफ द पार्टिकल्स, याद रखिएगा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। यानी कि याद रखिएगा कि ग्रेटर द सरफेस एरिया, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपके पास जो है सॉलिड रिएक्टेंट है, उसमें क्या होगा आपका, द ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रिएक्शन। अगर सरफेस एरिया ज्यादा देन जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, फास्टर होगा। सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। सो इसमें देखिए क्या है, फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एंड देयर बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट। जो डिफरेंट जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है ना उनके केस में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन है ना, और जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन आपका कब होगा, जब वहां पर जो बॉन्ड्स हैं, है ना, वो टूटेंगी, तो उसके लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए अलग अलग हैं और बॉन्ड एनर्जीज भी अलग अलग हैं। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, अलग होगी। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नाउ रिएक्शंस हैविंग लेस वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देन इट विल प्रोसीड एट ए फास्टर रेट। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम देन रिएक्शन का रेट फास्टर। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर लेस वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी की तो उस केस में जो रिएक्शन है वो आपका फास्टर रेट के ऊपर प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे दो इमेजेस बताई गई हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट इमेज में जो आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो जो है कम बताई गई है। सेकेंड वाले इमेज में आप देख सकते हैं इसमें जो है समवट जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मोर बताई गई है। सो देखिए, लेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, लेस कोलिजन विल बी देयर, less collision will be there, and if more concentration of the reactant then there will be more collisions. तो अगर concentration of the reactants आपका ज्यादा है then collisions आपके ज्यादा हैं, ठीक है। सो अगर आपके collisions ज्यादा हैं so that simply means कि आपका rate of reaction भी क्या होगा, that will be more, right? So what happens, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, तो आपका जो रिएक्शन का रेट है वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्टेंट अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं तो ये ज्यादा जो है यहाँ पे कोलिजन इंक्रीज होगा, है ना। तो कोलिजन इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अल्टीमेटली क्या करेगा, इंक्रीज। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है दैट इज द प्रेशर। ये वाला जो चीज है प्रेशर वाला फैक्टर, ये सिर्फ गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो आपका इंक्रीज करेगा, राइट। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में आप देख रहे हैं कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे उतने ज्यादा कोलिजन्स नहीं है आपके ए वाले डायग्राम में, बी वाले में मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स है। तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा प्रेशर को बढ़ाने से, तो आप बोल सकते हैं इसका कारण क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स दैट इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो हम फैक्टर पढ़ेंगे दैट इज द कैटलिस्ट। जो हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, ये हम जानते हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। जबकि जो हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो आपका क्या करता है, वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के बारे में हो गया हमारा, ठीक है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है ना, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा है। जबकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से रिएक्शन रेट क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपका इंक्रीज करता है। ऑलवेज याद रखना, चाहे तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है चाहे तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। देखिए क्या होता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखिए क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या करेगी, अपने पास इंक्रीज करेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है तो क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन रेट भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट, जनरली it is found that every 10 degree Celsius rise in temperature, important है, for every 10 degree Celsius rise in temperature जो rate of the reaction है वो almost क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। almost डबल होने का मतलब है it becomes 2 to 3 times। Generally it is found that for every 10 degree Celsius rise in temperature जो rate of reaction है वो almost आपका डबल हो जाता है, that means it increases 2 to 3 times। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दैट इज द आर्हेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए रेज टू पावर ई ए बाई आर टी माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे K क्या है हमारा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, ठीक है। A क्या है आपका, ए क्या है, दैट इज द आर्हेनियस कांस्टेंट या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ई ए है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे हम रेज टू पावर में लिख रहे हैं माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो ई ए आपका क्या है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी। आर आपके पास क्या है यहाँ पे, दैट इज द रेट कांस्टेंट। टी आपका टेम्परेचर है जो कि केल्विन में होगा, राइट। अच्छा,
ये यहाँ पे ग्राफ बनता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर हम log ऑफ k वर्सेस मतलब ग्राफ प्लॉट करते हैं log ऑफ k वर्सेस 1/t के बीच में, ठीक है, तो आपको कैसी लाइन मिलती है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्वेश्चन आता है द प्लॉट ऑफ द log k वर्सेस 1/t gives a, so it gives a straight line, it gives a straight line with the slope of the graph, slope of the graph क्या होती है यहाँ पे? that is minus EA by 2.303 r, ठीक है, ये slope of graph होती है। क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ हमारा किसके इक्वल होगा? log k के इक्वल होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ हमारा किसके इक्वल होगा? log k के इक्वल होगा। अगर आपको log फॉर्म में ये इक्वेशन लिखनी है तो ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज क्या होता है हमारा? log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस 2.303 माइनस EA बाई 2.303 RT, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ आपको। ये वाली इक्वेशन आपको नोट डाउन करनी है, जो आपका फाइनली यहाँ पे निकल के आता है ना आर्हीनियस इक्वेशन में। क्या निकल के आता है हमारा? कुछ इस तरीके से, log ऑफ k2 by k1 is equal to EA upon 2.303 r 1 upon t1 minus 1 upon t2, ठीक है। log of k2 by k1 is equal to EA upon 2.303 r ब्रैकेट के अंदर 1 by t1 माइनस 1 बाई t2, ठीक है। ये हमारा निकल के आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अपना k1 और k2 है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, एट टेम्परेचर t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि टेम्परेचर t1 के ऊपर जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसको आप k1 मान लेंगे, t2 के ऊपर जो होगा उसको क्या मान लेंगे? उसको मान लेंगे k2, राइट। तो देखिए इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा log of k2 by k1 is equal to EA upon 2.303 r, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे ऐसे मैंने लिखा 1 by t1 minus 1 by t2, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? यहां से मल्टीप्लाई करके t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 इंटू t2, राइट। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कई बार आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये आपको आर्हीनियस इक्वेशन में ये लॉग फॉर्म में जो हम लिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड उसके अलावा आपके पास ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे, k इज इक्वल टू AE रेज टू पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है। यहाँ पर R आपका गैस कांस्टेंट था, राइट। जैसे एक क्वेश्चन है, the activation energy of a reaction can be determined from the slope of the which of the following graphs। जो ग्राफ होता है वो अभी अभी हमने देखा, जो ग्राफ का जो प्लॉट होता है यहाँ पे वो किसके बीच में होता है? log ऑफ k वर्सेस 1 बाई t के बीच में, ठीक है। log ऑफ k वर्सेस 1 बाई t के बीच में, जहाँ पे जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो माइनस EA बाई R के बराबर आ जाता है, जहाँ पे E हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, R हमारा क्या है? गैस कॉन्स्टेंट है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले जैसे हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक तरीके से जो कैटलिस्ट है वो अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और याद रखिएगा कि जो कैटलिस्ट है ना वो आपका अल्टर नहीं करता है गिव्स फ्री एनर्जी को, मतलब जो हमारी डेल्टा जी है या जो डेल्टा एच है रिएक्शन का, इसके ऊपर इसका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि कैटलिस्ट अल्टर्स द, तो याद रखिएगा it has no effect on delta G और delta H of a reaction, ठीक है। जो गिव्स फ्री एनर्जी है या जो इंथैल्पी चेंज है हमारा डेल्टा H, उसको ये अल्टर नहीं करता है। सो नोट इट डाउन, ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द डेल्टा G एंड डेल्टा H ऑफ ए रिएक्शन। सिर्फ ये आपके रिएक्शन को कैटेलाइज करता है ना। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है,
कैटेलिस्ट जो है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको चेंज नहीं करता है, बस कैटेलिस्ट आपका हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को फास्टर अटेन करने के लिए। रिमेंबर दिस थिंग, ए कैटेलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, बट इट ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। इक्विलिब्रियम को फास्टर अटेन करने के लिए ये ओनली हेल्प करता है। सो ये कैटेलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द कैटेलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।